Hello, welcome to Achiever Site. Today we are going to continue with chapter number 5 of class 11 psychology. The name of the chapter is sensory, attentional and perceptual processes. और जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं that is principle of perceptual organizations. There are some principles written on this blackboard जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और टॉपिक्स को भी कवर करना है बिकॉज वी आर टेकिंग पेज नंबर 99 एंड 100. तो ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर ये पेज नंबर 100 से हैं. पेज नंबर 99 के जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म परसेप्शन की, इसके अलावा गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की बात करेंगे और ह्यूबिन्स वेस का भी हम जिक्र करेंगे. तो लेट अस बिगिन टुडेज क्लास. और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फॉर्म परसेप्शन. सी द विजुअल फील्ड, जो भी हमें नजर आती हैं चीजें, वो जो है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे कि जब हम एक बाइसिकल को देखते हैं तो हम उसे एक बाइसिकल नेम देते हैं. हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि उसमें उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके उसके व्हील्स, बाकी चीजें जो भी साइकिल्स में होती हैं वो सब हम अलग अलग नहीं बोलते, हम उसको कलेक्टिवली एक बाइसिकल बोलते हैं. तो ये जो हमारा फॉर्म परसेप्शन है दैट इज अ प्रोसेस जिसमें हम किसी भी चीज को, एक विजुअल फील्ड को उसके होल पार्ट में देखते हैं, उसको एक होल की फॉर्म में देखते हैं, एक कंप्लीट पैटर्न की फॉर्म में देखते हैं. इसी को हम बोलते हैं फॉर्म परसेप्शन. कोई भी चीज जो हमें नजर आती है वो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से पार्ट्स से मिलकर बनी हो सकती है. तो उसको हम पार्ट्स में ना देखकर, जैसे आप सामने एक पर्सन को देखते हैं तो आप ये नहीं बोलते हैं कि ये आईज है, ये नोज है, नहीं बोलते आप. यू डोंट से दीज आर हेयर्स, दीज आर फेस. यू से दैट दिस इज अ पर्सन, बट द पर्सन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स इन हिम, राइट. तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें जो अपने आसपास देखते हैं उनमें हम जब हम उन्हें एज अ होल प्रेजेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं फॉर्म परसेप्शन इन सिंपल टर्म्स. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहा, इसको कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ ने नहीं किया, किसी की समझ में नहीं आया. तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट आए जिनमें 3 नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कोफका, कोहलर एंड वर्दीमर. इन तीनों ने ये गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं और इन्होंने गेस्टॉल्ट्स को दिया, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी दी, जिसमें उन्होंने ये कहा, जिसमें उन्होंने होल पर फोकस किया. जो बात अभी हम फॉर्म परसेप्शन में कर रहे थे इस चीज को इन्होंने और ज्यादा क्लियर किया आकर, और इसमें अपनी थ्योरीज में इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में एक्सप्लेन किया कि कोई भी चीज जो होती है वो जो पार्ट भी हमें दिखाई देता है वो भी एज अ होल है, उसका भी एक मीनिंग है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक दिस फ्लावर पॉट एज एन एग्जाम्पल विच इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, इन योर एनसीईआरटी बुक. इसमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यू सी द फ्लावर पॉट हेयर, वी कैन कंसिडर इट एज अ पॉट एंड दिस इज द बंच पार्ट, राइट. दिस इज द फ्लावर पार्ट. तो हम यहाँ पर जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कहती है वो ये कहती है कि जब हम इसमें से फ्लावर्स हटा देते हैं तो ये जो पॉट है वो भी ये होल है. ये सिर्फ तब फ्लावर पॉट नहीं है जब इसमें फ्लावर्स लगे हैं, ये अदरवाइज भी एक फ्लावर पॉट है, राइट. दैट मीन्स कि इसके इसके अपने एक पॉट होने की भी एक आइडेंटिटी है. ये चीज गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में एक्सप्लेन की गई. और इसी तरीके से जो फ्लावर्स हैं इनको जब हम अलग कर देते हैं तो इनकी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये भी एज अ होल एक्सेप्ट किए जाने चाहिए. इस चीज को गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई. तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में क्या कहा गया है. इसके अलावा गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं जो हमारा सेरेब्रल प्रोसेस होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, वो जब चीज़ों की फंक्शनिंग करता है तो उनको हमेशा एक गुड फिगर में फॉर्म करने की कोशिश करता है, यानी एक ऑर्डर्ड वे में लेकर चलता है. इसी चीज को प्रेग्नेंस का नाम दिया गया, जो उनकी थ्योरी भी है, जो आपके यहाँ पे केवल जिक्र है इस टॉपिक का, लेकिन आगे चल के आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज इटसेल्फ अ वेरी वाइड टॉपिक. तो हम चीजों को जब ऑर्गेनाइज्ड वे में एक गुड फिगर के फॉर्म में, गुड पिक्चर की फॉर्म में लेके चलते हैं तब हम उसको प्रेग्नेंस का नाम देते हैं, इस प्रोसेस को इस प्रेग्नेंस का नाम देते हैं. और यही इसी की वजह से हम जो भी सारी चीजें होती है उनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखते हैं. यही वजह होती है कि हम सारी चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में परसीव करते हैं. इसमें आने वाले ऑर्गेनाइजेशंस भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन. फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन क्या है कि जब भी हम कोई चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो हम उसको एक पिक्चर और एक ग्राउंड की फॉर्म में देखते हैं. सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आपके सामने है. आप इस स्क्रीन को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सामने से मैं दिखाई दे रही हूँ और मेरे पीछे ये बोर्ड फील हो रहा होगा. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि आपको ये जो है ये बैकग्राउंड फील हो रहा है बिकॉज मैं इसके आगे बैठी हुई हूँ. तो लेकिन है तो ये एक ही स्क्रीन आपके सामने, एक सिंगल स्क्रीन में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक फिगर दिखाई दे रही है और एक चीज बैकग्राउंड दिखाई दे रही है. ऐसा ही आपके साथ तब भी होता है जब आप बुक में कुछ देखते हैं, जब आप अपनी बुक में कुछ भी देखते हैं
तो जो वर्ड्स होते हैं वो आपको एज अ पिक्चर, एज अ फिगर दिखाई देते हैं, और जो व्हाइट पेज होता है या जिस कलर का भी पेज होता है वो आपको एज अ बैकग्राउंड दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारा परसेप्शन इस तरह से फॉर्म होता है कि जो भी चीज हमें सामने दिख रही है वो एक पिक्चर है, एक फिगर है, और जो उसके पीछे है वो एक बैकग्राउंड है। यही वजह है कि ये चीजें हमें दूर पास फील होती हैं। आप जब आसमान में बादलों को देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि जो बादल हैं वो जो ब्लू बेस है उससे थोड़ा पीछे हैं, आगे हैं, दूर हैं, पास हैं, ये चीज आपको महसूस होती है। इसीलिए होती है क्योंकि हम चीजों को एक फिगर और एक बैकग्राउंड की फॉर्म में देखते हैं। हर एक चीज को हम इस तरह से देखते हैं, राइट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम बोलते हैं फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। अब मैं आपको एक पिक्चर जो यहाँ पे सामने दिखा रही हूँ, देखिए इस पिक्चर में आपको व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन में जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है इसको हम र्यूबेन्स वेव बोलते हैं। और इसमें आपको ब्लैक, अगर आप केवल ब्लैक पर फोकस करेंगे तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड फील होगा। अगर जब आप ब्लैक पर फोकस कर रहे हैं, अब जब आप व्हाइट पर फोकस कर रहे हैं तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड फील हो रहा है, क्योंकि जिसको आप एज अ फिगर देख रहे हैं वो चीज हाईलाइट हो रही है, वो चीज आपको सामने की तरफ क्लोजर नजर आ रही है, और जो जिस चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं वो चीज आपको एज अ बैकग्राउंड फील हो रही है। दोनों ही पिक्चर्स दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें दिख रही हैं। यहाँ पे जब हम ब्लैक पे फोकस करें तो हमें ह्यूमन बीइंग नजर आ रहा है, लेकिन जब हम व्हाइट पर फोकस करें तो हमें एक फ्लावर वेस नजर आ रहा है, एक वेस नजर आ रहा है। तो इस पिक्चर की हेल्प से हम इस चीज को समझ पाते हैं कि किस तरीके से जो कंसेप्ट है वो पिक्चर और बैकग्राउंड का चलता है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको हम साथ साथ रीड भी करेंगे और समझेंगे भी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट फिगर हैज अ डेफिनेट फॉर्म व्हाइल द बैकग्राउंड इज रिलेटिवली फॉर्मलेस। जब आप एक पिक्चर को देखते हैं तो आपको जो वर्ड्स होते हैं, जब आप बुक में देखते हैं वर्ड्स होते हैं, वो आपको जो फिगर्स हैं उनकी फॉर्म नजर आती है, एक शेप नजर आती है, लेकिन बैकग्राउंड लिमिटलेस लगता है, लिमिटलेस फील होता है, उसकी कोई एंड आपको नहीं महसूस होता। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब हम पिक्चर और उसके बैकग्राउंड को साथ में कंपेयर करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि फिगर इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू इट्स बैकग्राउंड। वही चीज हो गई, जब जिसकी शेप हमें डिफाइन होगी वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील होगी एज कंपेयर टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमें ऑर्गेनाइज्ड फील नहीं होता क्योंकि उसकी बाउंड्रीज हमें क्लियर नहीं होती हैं, राइट। तीसरा पॉइंट है figure has a clear contour while the background is contourless. These all are very similar to each other. You can write in the form of different points, but see all these things are mentioning the same thing कि इस ये contourless feel होता है बैकग्राउंड हमें, जबकि जो फिगर है उसकी एक पिक्चर क्लियर होती है, इस वजह से उसका कॉन्टूर भी क्लियर होता है। देन फिगर स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड while the background stays behind the figure. ये चीज हमें हमेशा महसूस होती है कि जो बैकग्राउंड है वो हमेशा हमें पीछे महसूस होगा, जबकि पिक्चर जो है वो हमेशा उसके आगे महसूस होगी। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि मैं आपको इस ब्लैक बोर्ड के या इस वॉल के आगे दिख रही हूँ, जो ये वॉल है ये बैकग्राउंड का यहाँ पे वर्क कर रही है, राइट। फिगर्स अपीयर मोर क्लियर, लिमिटेड and relatively nearer, while the background appears relatively unclear, unlimited and away from us. Unclear दिखाई देता है, मतलब हम उसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर सकते, हमें दूर फील होता है। हमें एक ही स्क्रीन पर 2D की शेप में भी, जब 2D में भी हम कोई चीज देखते हैं तो भी हमें जो बैकग्राउंड और पिक्चर है उसमें क्लियरली डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके लिए। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये कहता है कि ऑब्जेक्ट्स विच आर क्लोज टुगेदर आर परसीव्ड एज ग्रुप्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के क्लोज नजर आते हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, वो एक ग्रुप दिखाई देते हैं। सी आई एम शोइंग द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो डॉट्स हैं वो किस तरह से 3 लाइंस दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रुप्स बना रहे हैं। वो इतने क्लोज हैं इसीलिए यहाँ पे हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो एक एक 3 सेपरेट जो है वो ग्रुप्स हैं, राइट। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास होते हैं तो वो हमें ग्रुप में नजर आने लगते हैं, ये चीज होती है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। जो चीजें सिमिलर फील होती हैं, ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी चीजें जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सिमिलर फील होते हैं, दे आर परसीव्ड एज ग्रुप। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज बैठे होते हैं, आपकी क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं, तो वहां पे हम उनको गर्ल्स और बॉयज, मैं भी यहाँ पर एक ग्रुप की फॉर्म में ये चीज आपको बता रही हूँ कि गर्ल्स एंड बॉयज बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, बिकॉज गर्ल्स हैव
पर्टिकुलर जेंडर हमने गर्ल में डिवाइड कर दिया और एक पर्टिकुलर जेंडर बॉयज में हमने डिवाइड कर दिया। तो ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर परसीव्ड एज ग्रुप। इसके अलावा इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सर्कल्स हैं और स्क्वायर्स हैं वो ग्रुप्स में दिखाई दे रहे हैं, वो अपने अपने टाइप के हैं, इसीलिए वो एक एक करके लाइंस में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर पहले जैसा केस नहीं हो रहा है जहां पर हमने दो दो के कॉलम्स ले लिए थे, यहाँ पे सिंगल कॉलम एक एक कॉलम हमें नजर आ रहा है, बिकॉज दे आर सर्कल्स एंड दे आर स्क्वायर्स, तो दे आर हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टीज, तो वो उसी ग्रुप में क्लासीफाई हो गए। Then we talk about the principle of continuity. This principle says objects forming a continuous pattern are perceived as belonging together. जब भी कोई चीज, दो लाइंस देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो लाइंस जो है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो यहाँ पे 4 लाइंस भी बन रही हैं, लेकिन क्योंकि जब वो दे आर फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूअस पैटर्न, एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न को फॉर्म कर रही हैं, तो वहां पर हम उसको कंजंक्शन की तरह नहीं देख रहे हैं, वी आर सीइंग देम एज गोइंग हियर एंड देयर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 2 लाइंस हैं हम उन पर फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द 4 लाइंस। हम ये नहीं सोच रहे हैं, जब हम पहले इंटरसेक्ट करते हुए देख रहे हैं तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि एक सर्किल से, एक पॉइंट से 4 लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, ये हमारे माइंड में नहीं आ रहा है। हमारे माइंड में क्लियरली आ रहा है कि दो लाइंस जो है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जब दो चीजें कॉन्टिन्यूएशन में चलती हैं तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी वहां पर लगाते हैं। देन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। Smaller area tend to be seen as figure against a large background. जो smaller areas होते हैं वो एक पिक्चर बन जाती है अगेंस्ट अ लार्ज बैकग्राउंड। अगर आप एक छोटा सा सर्किल बना देंगे एक वाइट पेज पर, तो जो वो स्मॉलर एरिया होगा ना वो एक पिक्चर दिखेगा, दैट विल नॉट बी जस्ट अ डॉट, राइट, वो एक पिक्चर की तरह से नजर आएगा अगेंस्ट अ लार्ज बैकग्राउंड। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस, जो कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में डिवाइडेड है ये सर्किल। तो जिस पर भी हम फोकस कर रहे हैं वो नजर आ रहा है कि पूरा व्हाइट रहा होगा। जब हम ब्लैक पे फोकस कर रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा स्क्रीन व्हाइट रहा होगा और ये 4 जो है वो ब्लैक इसके ऊपर पिक्चर्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम व्हाइट पे फोकस कर रहे हैं तो पूरा सर्किल ब्लैक रहा होगा, उसके ऊपर व्हाइट 4 पिक्चर्स रखी गई हैं, ऐसा भी महसूस होता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। इसके बाद हम बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री सेज व्हाट, ये कहता है दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट सिमेट्रिकल एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर्स अगेंस्ट असिमेट्री। जब असिमेट्री होती है तो वहां पर जब सिमेट्रिकल चीजें रख दी जाती हैं तो दे अपीयर टू बी एज फिगर्स अगेंस्ट असिमेट्री। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक पूरा क्लियर पिक्चर है आपके सामने, इसमें जो पिक्चर सिमेट्रिकल है वो हमें एज अ पिक्चर, वो जो हमें एज अ फिगर नजर आ रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। देन वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस इज व्हाट, एरिया सराउंडेड बाय अदर्स टेंड टू बी परसीव्ड एज फिगर। जब हमें आपने देखा कई बार इस तरह के अल्फाबेट्स भी बनाते हैं, जब आप आपने पूरे पेपर को कलर कर दिया बट ए के लिए स्पेस छोड़ दिया, तो आपने ए में कुछ नहीं किया, ए में आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिया, बाकी में आपने ब्लैक कलर कर दिया, तो अब आपको नजर ए ही आ रहा है, हाईलाइट ए ही हो रहा है, जबकि आपने बाकी के एरिया को ब्लैक कलर किया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस, कि जब सराउंडिंग में हम इस तरह से इमेजेस को फॉर्म करते हैं तो जो बची हुई लेफ्ट ओवर चीजें भी होती है वो भी एज अ पिक्चर नजर आती है। दिस इज कॉल्ड द एरिया, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर, दिस इज लिफ्ट। लिफ्ट जो है वो लिखा नहीं है, बाकी की जगह पर हमने उस चीजों को फॉर्म किया हुआ है, लेकिन लिफ्ट क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट्स विद गैप आर परसीव्ड होल रादर देन पार्ट्स। जब चीजों के बीच में गैप होता है तो उस गैप को हमारा माइंड खुद ही ज्वाइन कर लेता है और उसको एज अ पिक्चर मान लेता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है इट इज नॉट अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं है, बट इसकी जो पिक्चर है वो इस तरह से फॉर्म हो रही है कि हमारा माइंड ये कह रहा है कि हम उसे कंटिन्यू करके उसको एक ट्राइंगल बना देंगे। तो यही जो है वो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर कहलाता है। इस प्रिंसिपल का यूज हम छोटे बच्चों के लिए करते हैं जब हम उनको डॉट्स की हेल्प से अल्फाबेट्स बनाना सिखाते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर का ही हम यूज करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो परसेप्शन फॉर्म करते हैं कि ओके दिस कैन बी ए, दिस कैन बी 1, दिस कैन बी 2, दिस कैन बी दिस लेटर, जो भी है वो अपने आप उसको समझना शुरू कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉट्स। तो ये चीज हम वहां पर यूज करते हैं। सो दीज वर ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो आज के वीडियो में हमने बात की है। आई होप एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
Also, subscribe to our channel if you have not done it yet. Also, join us on Telegram channel and follow us on Instagram for all the updates. Keep showing your support and keep watching, keep supporting. Thank you so very much. We'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.